नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू। संत कबीर कुटीर पर हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री सैनी ने उपराज्यपाल को किया सम्मानित। पंचकुला में सीएम सैनी ने सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का किया शुभारंभ। 2738 करोड़ की परियोजनाओं से हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म परियोजनाओं को भी मिलेगा विस्तार। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस में नहीं भाजपा में है ज्यादा मतभेद। गेस्ट टीचर को बताया सही, कोर्ट से मिला समर्थन। पंजाब सरकार पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने साधा निशाना। बोले, बैलेट से बढ़ सकता है बूथ कैप्चरिंग। ईवीएम को बताया पारदर्शी। बैलेट पर उठाए सवाल, फर्जी वोट हटाने की प्रक्रिया पर दिया जोर। पानीपत में जनता दरबार में शिक्षा मंत्री ने तोड़ा प्रोटोकॉल। लोगों के साथ फर्श पर बैठ सुनी उनकी समस्याएं। मंत्री बोले, व्यवस्था बदली, जो जहां बैठा वहीं जाऊंगा। हरियाणा में सीएलयू मंजूरी के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट, मंजूरी का समय भी घटा। इंडस्ट्री में ऑटो सीएलयू सिस्टम होगा लागू। निवेश और उद्योगों को मिलेगा फायदा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव का आयोजन। नवीन जिंदल ने किया रोजगार महोत्सव का शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता ने स्किल डेवलपमेंट पर दिया जोर। युवाओं को कौशल आधारित रोजगार की ओर बढ़ने की अपील। फरीदाबाद में तेज आंधी तूफान बना हादसे की वजह, कंटेनर पर गिरी क्रेन। 3 लोगों की गई जान। जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, रेस्क्यू जारी। नूंह पुलिस का साइबर क्रैकडाउन। फर्जी विज्ञापनों से ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा। 8 ठग गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 20 फर्जी सिम बरामद। और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में पकड़ा भ्रूण लिंग जांच गिरोह। 25 से 40 हजार में होता था सौदा। महिला दलाल और अल्ट्रासाउंड करने वाले भी अरेस्ट। बिना डिग्री के कर रहा था जांच। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने वाली 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने सतत बागवानों संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया और साथ ही हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हरियाणा की कृषि यात्रा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि ये दोनों परियोजनाएं राज्य को हरित क्रांति से आगे बढ़ाकर बागवानी क्रांति की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगी। करीब 2738 करोड़ रुपए की लागत वाली सतत बागवानी संवर्धन परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से लागू की जा रही है। इसके तहत 400 बागवानी क्लस्टर, 500 उत्पादक समूह, 402 पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर और 44 रिटेल आउटलेट विकसित किए जाएंगे। आज का यह दिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस अवसर पर मैं हरियाणा की धरती पर 2 ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगी। साथियों, 2 जून 2024 हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया था। उन्होंने उस समय कहा था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जितना सम्मान
हम अपनी जन्म देने वाली मां को देते हैं, उतना सा ही सम्मान हमें धरती मां को भी देना होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता में कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने बयान दिए। हुड्डा ने साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर उन्होंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है और उनसे बातचीत केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती है। कांग्रेस संगठन को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि कर्नाटक में नई जिम्मेदारी के चलते हरियाणा में भविष्य में बदलाव संभव है। हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने दावा किया कि राज्य में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और अपराध के आंकड़े चिंताजनक है। गेस्ट टीचर मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार को कोर्ट के फैसलों का पालन करना चाहिए क्योंकि नीति को न्यायालय ने सही माना है। इनेलो विवाद पर उन्होंने संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने दावा किया कि सबसे ज्यादा मतभेद भाजपा के अंदर है। मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने बयान नहीं दिया। वो प्रेस वालों ने बताया, पूछ रहे थे भाई कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि मेरे तो राहुल गांधी ने पूछा कांग्रेस में मेरे, मैं भाई वरिष्ठ नेता हैं, बोला कांग्रेस में आएंगे नहीं, मैं वरिष्ठ नेता है भाई, वो तो सीधा बात है, यही बात नहीं। आप मेरा संपर्क में है? हमारे संपर्क में किस मामले में? संपर्क में हम साथ रहे हैं, तो संपर्क में तो आप भी हमारे साथ, तो क्या बात है? सर कांग्रेस में वापसी की संभावना है? संपर्क मैं कह नहीं सकता, तो वही कर, उन्हीं से पूछो ये बात। आपकी कोई बातचीत हुई कांग्रेस में? नहीं, बातचीत तो मेरी आज भी उनके ब्रदर की डेथ हुई थी, उसके उसमें कोई राजनीतिक नहीं। रोहतक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना बूथ कैप्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है और इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। डॉक्टर शर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष है, जबकि बैलेट पेपर व्यवस्था में गड़बड़ी और विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद शर्मा सांपला नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने नए अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई देते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की। इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा रास्ता, जो देश जो है जिस चीज़ को छोड़ चुका है पूरा देश, किस तरह से पहले गुंडागर्दी होती थी, बूथ के बूथ कैप्चर हो जाते थे, फिर से उसी रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी ने फार्म भरा, किसी ने नहीं भरा, तो वोट डालने गया नहीं गया, ये सारा जो है अनडेमोक्रेटिक वे से जो है सारे का सारा मैं मानता हूँ इस तरह से इलेक्शन की प्रोसेस पूरी हुई। निकाय चुनाव में क्या मानते हैं धांधली हुई है, उसकी वजह से देखो अनडेमोक्रेटिक हो गया। आप देखो ना, उसने अपने आप सेल्फ स्टाइल करके जिस चीज़ को इलेक्शन कमीशन, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जिस चीज़ को बंद कर चुकी हैं, ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, उसमें बल्कि तो अच्छा मौका था उनको, जिस तरह की वो बातें करते हैं। अब उनकी सरकार है, उनकी सरकार ईवीएम से कराते, उनको एक अच्छा मौका था इस बात को अपने आप को साबित करने का, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए मेहनत नहीं की, वो दूसरा रास्ता पकड़ा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा एक बार फिर अपने सादगी भरे अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। जनता दरबार के दौरान मंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर फर्श पर ही बैठ गए और फरियादियों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनना उनकी प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला और रोहतक में एसपी और डीसी के बीच हुई बहस को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऐसे गलत बताते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार में राजनीति में सफलता नहीं मिलती और इसमें धैर्य व संयम की जरूरत होती है। शिक्षा मंत्री ने अर्जुन चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि डराने धमकाने या लठ की राजनीति से कुछ हासिल नहीं होता और इस तरह का रवैया किसी भी सूरत में उचित नहीं। वहीं एक अन्य बयान में मंत्री ने कथित कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे बयानों पर समय और ऊर्जा खर्च करना सही नहीं है, क्योंकि इनका कोई स्थायी राजनीतिक वर्चस्व नहीं। देखिए, इस तरह के हथकंडों से कभी आदमी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। राजनीति में बहुत शालीनता की, बहुत संयम की, धैर्य की जरूरत होती है। अगर आपको कोई धरना करना है, प्रदर्शन करना है, सरकार के विरुद्ध आपको एजिटेशन करना, आप स्वतंत्र है, छूट है, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं?
आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम तो जैसे पहले धमका के, डरा के, लटके दम पे राजनीति करते थे, हम तो अभी भी वही करेंगे। लोग तुम पे भरोसा कैसे करेंगे? मतलब आप बेवजह किसी के साथ तू मैं कर रहे हैं। आपने ज्ञापन देना है, आपने प्रदर्शन किया, आपने ज्ञापन देना, आप ज्ञापन दो, ज्ञापन दे के आप अपना जाइए। आपने कोई बात कहनी है तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं, आप वहां से जो भी मैसेज देना चाहते हो दीजिए। जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि वो उनके साथ उलझे, ये उलझना ठीक नहीं है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर नेता ही अगर इस तरह का आचरण और व्यवहार करेंगे जैसा आपने बताया, हम उसके आधार पे कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये कहीं इस तक भी जायज नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है कुरुक्षेत्र से। जी हां, कुरुक्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवीन जिंदल फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने किया, जबकि भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता विशेष रूप से वहां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि सांसद नवीन जिंदल अपने लोकसभा क्षेत्र में युवाओं को नई दिशा और कौशल से जोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है और सरकार लगातार युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक शिक्षा नीति में बदलाव न होने के कारण युवाओं को केवल डिग्रियां मिलती रहीं, लेकिन कौशल की कमी रह गई। आप सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। अगर हम दूसरे जो देश हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं, अगर हम चीन की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वो प्रौढ़ देश हैं, वहाँ पर अब एनर्जी नहीं है, वहाँ पर युवा नहीं है। लेकिन भारत एक युवा देश है। इस युवा देश में जो चुनौतियाँ आज हमारे सामने हैं वो ये है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। मोदी जी बहुत सारे ऐसे प्रयास लेकर आए हमारे देश में। सबसे पहला प्रयास हमारी शिक्षा नीति में बदलाव। अंग्रेज चले गए, 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन हमारी शिक्षा नीति जो कांग्रेस ने कभी बदली नहीं, उससे हम बाबू ही पैदा करते रहे। बीए, बीकॉम, बीएससी हमारे बच्चे बन के आते रहे, लेकिन उनके हाथ में कोई हुनर नहीं था। आज हमारी बदली हुई शिक्षा नीति से, अलग अलग क्षेत्रों में स्किल सेंटर से, कौशल विकास केंद्रों से हम ऐसे बच्चे अब पैदा कर रहे हैं, ऐसे युवा आगे लेके आ रहे हैं कि जब वो पढ़ के बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई हुनर होता है। मैंने चुनावों के दौरान मैंने ये कहा था कि यहाँ पर हम कौशल विकास केंद्र स्थापित करेंगे, कैथल के अंदर भी और कुरुक्षेत्र के अंदर। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने जो है 2 साल के अंदर ही हमने 2 नहीं बल्कि 3, एक महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर लाडवा के अंदर, कुरुक्षेत्र इंटरनेशनल स्किल सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर, और RKSD कॉलेज के अंदर इंटरनेशनल स्किल सेंटर कैथल में, वहाँ पर जो है जल्दी ही चालू होने वाला है। और आज यहाँ पर हमने एक ये, क्योंकि पिछले इसमें हम करीब 1 साल से लगे हुए थे कि हम यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एक जॉब फेयर के हिसाब से, ताकि यहाँ पर कंपनीज आएँ और आकर के यहाँ के हमारे जो युवा हैं बहुत ही मेधावी भी हैं और उनके पास हुनर भी है। GTC न्यूज़ ने हरियाणा के खेल मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल का डाटा देखकर ये समझना चाहिए कि उनके समय में कितने खिलाड़ियों को नौकरी और कैश अवार्ड दिए गए थे। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार खिलाड़ियों को पहले से अधिक प्रोत्साहन राशि और अवसर दे रही है। मंत्री ने कहा कि इसी तुलना से कांग्रेस को खुद जवाब मिल जाएगा। पूर्व और मौजूदा खेल नीति को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने GTC न्यूज़ से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज नियुक्ति पत्र आपने दिए हैं, कैसे देखते हैं इस दिन को, और खिलाड़ियों के लिए कितना मनोबल जो है इससे बढ़ता है? कि खिलाड़ियों की तपस्या, मेहनत और परिश्रम का जो फल है वो आज के दिन उन्होंने सरकारी नौकरी के पत्र, नायब सिंह सैनी सरकार ने जो नियुक्ति पत्र दिए हैं, मुझे लगता है कि उनकी मेहनत सफल मेहनत हुई है और
वो सिर्फ एक नियुक्ति पत्र और सरकारी विभाग के लिए काम नहीं करेंगे, वो हरियाणा प्रदेश किस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं अनुशासन रहता है तो खेल में रहता है, तो उसके लिए युवाओं के लिए प्रेरणा सूत्र बनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है वो आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करेंगे। कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 12 साल, खेल पॉलिसी में दोनों में अंतर था, थोड़ा चेंजेस भी किए गए, कैसे देखते हैं इसको आप? बेहतरीन खेल पॉलिसी नायब सिंह सैनी सरकार की, ना ही सिर्फ पूरे देश भर में बेहतरीन पॉलिसी नायब सिंह सैनी सरकार की जानी जाती है। और इस बात का आकलन हमारे मीडिया के बंधु करें कि उनके कार्यकाल में कितना कैश अवार्ड दिया गया था, हमारे कार्यकाल में कितना कैश अवार्ड दिया गया है, उनके कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी थी और हमारे कार्यकाल में नौकरी दी। इस बात से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी सरकार खिलाड़ियों के लिए काम करती है। कांग्रेस ये कहती है कि सर बड़ी डीएसपी तक लेवल के पद दिए जाते हैं। हमारे भी यहाँ भी ए ग्रेड तक के नौकरी के लिए डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होते हैं सीधा, वो भी ए क्लास नौकरी है। ए क्लास से लेकर डी क्लास तक की नौकरी हर खेल क्षेत्र में मिलती है। आज का आखिरी सवाल है मेरा, विनेश फोगाट कांग्रेस विधायक है, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं आप? खिलाड़ी हैं, खेल के मैदान में प्रदर्शन किया अच्छा है, हर खिलाड़ी को करना ही चाहिए, खेलना चाहिए, अपनी पूरी ताकत के साथ खेलना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ खेल मंत्री गौरव गौतम है। आज कई खिलाड़ियों को जो है नियुक्ति पत्र दिए गए और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस सवाल उठाती है किसी तरह का खेल पॉलिसी या खिलाड़ियों की नियुक्ति को लेकर, तो अपनी 10 साल के कार्यकाल और जो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी सरकार का कार्यकाल है उसमें देखे और ये आंकड़ा भी देखे ज़रूर कि कैश अवार्ड उनकी सरकारों में कितना मिलता था और भाजपा सरकार में कितना मिलता है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, जीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। पानीपत के मतलौडा क्षेत्र में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 सगे भाइयों और एक महिला ने मिलकर एक युवक का रास्ता रोककर उस पर पहले ईंट, पत्थरों और लाठियों से जानलेवा हमला किया और बाद में युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद युवक कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा। पुलिस ने मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी तीनों भाई अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि वह आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। 8 तारीख को सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर अपना काम तो बाहर जाने लग रहा था, तो मेरे पड़ोस के करण सिंह, उसका लड़के दोनों और उसकी वाइफ ने बुग्गी हटा के मेरा रास्ता रोका। मैंने उन तक बुग्गी हटाने की कही कि मैं लेट होने लग रहा हूँ, तो वह ईंट और रोड तक मेरे मारने लग गए। उस टाइम पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, उसकी मेरे तरफ वीडियो भी है। और जो तेजवीर है, तेजवीर ने मेरा सिर में रोड मारी और कंधा पर रोड मारी। राजवीर को लाड़ी लेकर मेरा मारना आया, जिसकी मैं गाड़ी में बैठ कर लुक कर मैंने अपनी जान बचाई थी। और वह लेडीज ने मेरा ईंट मार रखी है, जिसकी चोट भी लग रही है और यहाँ पर भी लग रही है, मेरे छाती में भी। उसकी मैंने कंप्लेंट करी पुलिस चौकी में, पुलिस वाला ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 1 महीना तक मैं थाने के पुलिस के चक्कर कटवाए गए। वहाँ पर गया मैं, पुलिस वाला ने ज़बरदस्ती मैं ही बिठा लिया कि तेरे पे मुकदमा कराएंगे, मेरे ऊपर दबाव बनाने लग रही है। मैं एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने 1 तारीख ने बोला कि इसका पर्चा दर्ज करो। 8 तारीख ने वह एक लेडीज अरेस्ट करी और बाकी क्या कि मैं पूछूँ हूँ कह रहा मेरे केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, घना परेशान कर रखे हूँ मैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने स्पष्ट किया है कि वह 6 जून को दिल्ली में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। चड़ूनी ने बताया कि 6 से 8 जून तक हरिद्वार में उनकी किसान यूनियन का पहले से ही प्रस्तावित 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के दिल्ली आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन वह समय अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। साथियों, आपको पता है कि 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी दिल्ली आ रहे हैं, तो हमारे साथी वहाँ पे जाएंगे। और हमारा तो पहले से 6, 7 और 8 3 तारीख का 3 दिनों का कैंप है, चिंतन शिविर है हरिद्वार में। मैं तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हमारे साथी वहाँ पे जाएंगे और हर तरह से हम इनका सहयोग करेंगे। तो जो कुछ लोगों को मैंने ड्यूटी लगा दी है, वो लोग वहाँ पे जाएंगे और उनसे मिलेंगे। तो ये जो पार्टी है वो अभिजीत दीपके जी ने जो काम किया है, उनका स्वागत है, उनका धन्यवाद। फरीदाबाद में जेवर एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है।
पनहेड़ा खुर्द गांव के पास तेज आंधी और तूफान के बीच 2 क्रेन आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक भारी क्रेन मजदूरों के कंटेनर पर जा गिरी। हादसे के वक्त कई मजदूर कंटेनर में दोपहर का भोजन कर रहे थे। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं, लेकिन यह हादसा इतना भयावह था कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दोपहर में अराउंड 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से जो ये गैंट्री क्रेन लगी हुई है, ये अपने खांचे से उतरकर नीचे गिर गई और कंटेनर के ऊपर जा गिरी। कंटेनर में अभी तक जो पता चल पाया है 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति अभी हमने जिंदा पर इंजर्ड बाहर निकाल लिया है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने बाकी 3 जो मृतक लाशें भी निकाल ली है और कंटिन्यूसली अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। क्या भी लगता है कि और भी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं क्या? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, ऑल्दो जो लाइट का यूज़ करके अंदर देखा गया है और कोई बॉडी दिखी नहीं है, पर जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा कंटेनर क्रश्ड है। तो जब तक के सारा कंटेनर बाहर निकाल कर या फिर उसको कट कर नहीं देखा जा सकता, कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। आगामी कार्रवाई क्या की जाए, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान गई है। किसी भी डिजास्टर में फर्स्ट जो रिस्पांस होता है वो रेस्क्यू का होता है, और अभी मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि रेस्क्यू मोड पे ऑपरेशन चल रहा है, तो कृपया जल्दबाजी ना करें और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। रेस्क्यू का मोड जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम कंफर्म हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर, फिर हम आगे की कार्रवाई पे प्रोसीड करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित समाधान शिविर के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। समाधान शिविर में लगातार शिकायतें मिलने पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने राजस्व विभाग के एक कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। उपायुक्त ने यह साफ किया कि शिविर में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और सभी विभाग अध्यक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक करीब 7000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें कि समाधान शिविर में जो आदमी आ रहा है उसको समाधान हो, और अगर मौके पे नहीं हो सकता तो नोट कर लिया जाए, भविष्य में उसको उस पर जो भी उसके ATR बनती है नियमानुसार वो बताया, नागरिक को जरूर अवगत कराएं, उसको सुना जाए, उसको रूल कानून कायदे के हिसाब से उसको मदद की जाए। इसी में एक रेवेन्यू से राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत लगातार आ रही थी, उसकी फरमाइश की कुछ नकल नहीं दी है, तो उसके चलते हमने जो हमारे कानून को है हुक्म कानून को उनको सस्पेंड करने का निर्णय लिया और सस्पेंशन ऑर्डर हमने तुरंत यहीं पे ही जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही, चाहे वो राजस्व कार्य हो, चाहे नागरिक को किसी भी तरह का हक मिलना हो, उसकी सहल हो, किसी भी हद पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने अमेरिका से आए डेलीगेशन और प्रस्तावित कृषि समझौते के विरोध में सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप का पुतला फूंका और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि अमेरिका के साथ कृषि समझौता भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरे हिंदुस्तान में हमने जो अमेरिका से एक डेपुटेशन भारत में आया है, जो फ्री ट्रेड डील अमेरिका के साथ अमेरिका के दबाव में हमारा देश करने जा रहा है, उसके विरोध में कि उस फ्री ट्रेड डील को रद्द किया जाए। जो कृषि समझौते उसके तहत भारत की सरकार अमेरिका के साथ करेगी, उनको रद्द किया जाए, वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अनाज पहले ही बेचने में हमारे को बड़ी दिक्कतें आती है। अगर अमेरिका से कम दाम पर बिना टैक्स के अनाज आएगा, कृषि के प्रोडक्ट आएंगे, तो निश्चित है यहाँ का किसान बर्बाद होगा। तो आज उसका हमने यहाँ पर पुतला जलाया गया और गो बैक के नारे लगाए गए और उससे संबंधित एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम DC साहब को दिया है। उसके ही साथ साथ एक मांग पत्र जो है अभी अपनी फसल बेचने के लिए जो हमने मेरी फसल मेरा बोरा पर पंजीकरण करवाना पड़ता है, उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ गई हैं, उसको कुछ चेंज किया गया है। उसमें अगर किस परिवार में जो मुखिया था किसान, उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी फसल उसकी ज़मीन अभी बच्चों के नाम नहीं आई, तो उसका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। और श्यामलाल जमीनों की तरफ से जो पंचायत की ज़मीनों से बहुत उसमें समस्याएं, उनको लेकर भी एक मांग पत्र DC साहब को दिया। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।